हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वाले के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस। आज जो हमारा चैप्टर है सोशल साइंस में आप लोग का लाए हैं। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं कह दूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता है, बार बार पूछता है। तो बिना मिस किए आप वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए। और आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है इटली का एकीकरण। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बीबीआई क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य से सेनापति था। योग्य सेनापति था मेजनी जो था ना, साहित्यकार, गणतांत्रिक और विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी जो था संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। वो चाहता था कि एक गणराज्य बन जाए। जबकि सार्डिनिया पिंडामोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। जबकि चार्ल्स जो सार्डिनिया पिंडामोंट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो क्या चाहता था कि नेतृत्व कर सभी प्रांत जितना था ना उसका विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को विलय कर चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। उधर पोप जो भी था इटली का धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोनों का क्योंकि विचार अवरुद्ध हो गया। तो कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। जिसमें एल्बर्ट की क्या हुई, पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। तो इटली में क्या हुआ, जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई। इस तरह से क्या हो गया, मेजनी का फिर से हार हो गया और वह पलायन कर गया। और क्या हुआ, वहाँ से पलायन कर गया, मतलब वहाँ से हट गया। वो का भाई हटने में फायदा था क्योंकि उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है सांप्रदायिक क्या है। ये भी देखिए बीबीआई क्वेश्चन है, सांप्रदायिक क्या है। क्वेश्चन देखेंगे सांप्रदायिक क्या है। आंसर हमारा है सांप्रदायिकता ऐसी भावना है, सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर, जो क्या रहा है, धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों, राजनीति अथवा आर्थिक की प्राप्ति का समर्थन करती है। सांप्रदायिकता समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। सांप्रदायिक समाज क्या होते हैं, धर्म के आधार पर। ऐसे ये हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम धर्म, ये जैसे उस पर आधार पे ये बांटती है। ये था हमारा सांप्रदायिकता। अगर सांप्रदायिकता क्वेश्चन पूछता है तो हम ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूंजीवादी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवादी क्या है? आंसर हमारा पूंजीवादी एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवादी जो है एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। जिसमें क्या है, निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। सरकारी हस्तक्षेप का क्या करती है, विरोध करती है, पूंजीवादी कहलाती है। तो अगर आपको पूंजीवादी देखिए, पूंजीवादी क्वेश्चन पूछता है तो इसे मिस मत कीजिएगा। पूंजीवादी का परिभाषा आपने देखा कि पूंजीवादी अगर पूछा तो क्या लिखना है। और नेक्स्ट देखेंगे उपनिवेशवाद का अर्थ। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो हमारा है, आंसर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। कर उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, किसी समृद्ध
एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्रों के विभिन्न संसाधनों का शक्ति का बल का पर उपभोग करना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। विदेशी राष्ट्र द्वारा क्या होती है? शासित होती है। उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। अरसंकी के अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है। विदेशी सत्ता द्वारा क्या है? शासित है, एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये हमारा हो गया उपनिवेशवाद। अगर पूछता है तो ये हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? करा वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। एक देश से क्या होता है? दूसरे देश में प्रवाह होता है। ये था हमारा वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, आइए देखते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं हम आंसर कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र से क्या समझते हैं अगर पूछ रहा है तो हम क्या आंसर देंगे। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, अंग्रेजी शब्द क्या है? डेमोक्रेसी। दो यूनानी शब्दों से बना है, यह 2 यूनानी शब्द से बना है। अगर अंग्रेजी शब्द पूछा 1 नंबर सिंगल नंबर में तो कौन सा शब्द है? तो डेमोक्रेसी, याद रखिएगा, ठीक है। डेमोस और क्रेसिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन है। जिनका अर्थ क्या है? जनता और शासन। स्पष्ट है व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, यह जनता का शासन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। तो हमारा एक भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, 7वां नंबर क्वेश्चन का आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? आइए देखते हैं आंसर। आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करके पूर्व निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना। संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है तथा संसाधनों का आवंटन उसी के अनुसार किया जाता है क्या किया जाता है? उसी के अनुसार किया जाता है। ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है, आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को रहा है कि कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखे। अगर कुटीर उद्योग के बारे में पूछ रहा है और संक्षेप में लिखने के लिए पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कुटीर उद्योग जो है कम पूंजी और छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। कम संसाधन जैसे कि छोटा सा कोई रोजगार स्टार्ट किया, गेहूं का कोई मिल बिठा दिया है, या धान का हो गया, या अगरबत्ती हो गया, या बहुत सारे स्टेप्स है जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे पापड़ निर्माण दिया हुआ, पापड़ निर्माण हो गया, अगरबत्ती हो गया, गेहूँ पिसना हो गया, चावल कुटना हो गया, आदि सब क्या है? कुटीर उद्योग में आते हैं। जो छोटे छोटे जो संसाधन है कम व्यक्ति के साथ किया हुआ काम, ठीक है, तो हमारा कुटीर उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं। कह रहे दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ब्रिटिश सरकार का जो नमक कानून था उसका क्या उल्लंघन करने के लिए किया था, और भारतीय जनता के दिलों से ब्रिटिश कानूनों का भय निकालेंगे और जनता का आंदोलित करेंगे। उनका मेन रूप से जो पक्ष था
कि जो एक भय बन गया है, कि ब्रिटिश सरकार का एक भय जो बन गया था ना कि नहीं यार ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, जो भय था उसको निकालने के लिए कि हम उसको निकाल के हम आंदोलित भी कर सकते हैं, हम तुमसे डरते नहीं हैं, ये रूप से था। नमक कानून का विरोध करना था, ठीक है, एक साहस लाना, जो कहते हैं ना दांडी यात्रा का मतलब है नमक कानून का उल्लंघन करना। अगर दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो नमक कानून का उल्लंघन करना एक नंबर में आएगा। ऐसा किस लिए, तो साहस को बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, कि ताकि ब्रिटिश का डर भय निकल जाए, इसलिए था। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल 9 क्वेश्चन आप लोग का क्लास 10th का सोशल साइंस का। तो इसमें आपने देखा, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं। थैंक यू।